हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पीएस टेट 2 में पूछे गए थे इन 2018 में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर इट। ऑप्शंस रहेंगी लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस या फिर लॉ ऑफ कनेक्शनिज्म। यहाँ पे पूछा गया है कि जितनी ज्यादा हम कोई काम करेंगे उतने ज्यादा बेटर हो जाएंगे हम उस काम में। ये किस लॉ के अकॉर्डिंग होगा? मैं आपको इसके लिए 10 सेकेंड दूंगी, आप इसका राइट आंसर जो है वो मार्क करें। नाउ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश सेज वी आर मोटिवेटेड टू गेन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, अवॉइड पनिशमेंट। अगर हम रिवॉर्ड्स गेन करेंगे तो हम मोटिवेटेड फील करेंगे और पनिशमेंट को हम अवॉइड करेंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस या फिर लॉ ऑफ कनेक्शनिज्म। इसका जो राइट आंसर है दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। मोटिवेशन का एक इफेक्ट पड़ रहा है और अवॉइड करने से, हमें पनिशमेंट को अवॉइड करने से भी हम पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the study of physical, social, and mental aspect of aging is called genetics, aesthetic, gerontology, clinical psychology. यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, gerontology. Next question is, to break information into parts and to examine the information called analyzing, evaluating, originating या फिर synthesizing. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एनालाइजिंग। एनालाइज करना, अगर हम इंफॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं तो उसको एनालाइज कहेंगे, और अगर हम उन जो ब्रेक किए हुए पार्ट्स हैं उनको हम साथ में कलेक्ट करेंगे तो उसको हम सिंथेसाइजिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not related to the principles of growth and development? Principle of continuity, principle of integration, principle of classification, principle of individuality. यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, verbal intelligence tests are better option for literate persons, illiterate persons, children, small children या फिर special children. इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लिटरेट। लिटरेट पर्सन के लिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो होगा वो सबसे बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लर्निंग डिसेबिलिटीज मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसको छोड़ के लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है? द टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, मेंटल रिटार्डेशन, प्रीनेटल यूज ऑफ एल्कोहल या meningitis during infancy.
इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टीचर्स वे ऑफ टीचिंग। टीचर्स वे ऑफ टीचिंग से कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अफेयर ऑफ लर्निंग, नेचुरल, पर्सनल, सोशल या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। लर्निंग में क्या आ जाएगा, नेचुरल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूजन, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऑप्शंस हैं is an unrealistic goal, is determined to children without disabilities, will increase the burden on schools, requires a change in attitude, a content and approach to teaching. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, requires a change in attitude, a content and approach to teaching. तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो अनरियलिस्टिक गोल तो नहीं है, क्योंकि ये रियलिस्टिक गोल है, इसको हम अचीव कर सकते हैं। अनरियलिस्टिक मीन्स जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है इज डिटरमाइंड टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो है वो डिटरमाइन है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड नहीं है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगी। विल इंक्रीज द बर्डन ऑन द स्कूल्स, हम ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे स्कूल का बर्डन, जो बर्डन है स्कूल पर ज्यादा हो जाए। डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो टीचर को अपनानी चाहिए ताकि स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट है उनको एक ही क्लासरूम में टीच किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the cephalocaudal principle to development explains how development proceeds, general to specific, differentiated to integrated function, head to toe या फिर rural to urban areas। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हेड टू टो। आप सभी को पता है सेफेलोकॉडल जो है उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो हेड टू टो रहेगी। और एक दूसरी लर्निंग भी होती है दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होगा, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस ह्यूमन इंटेलिजेंस इज, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन की इंटेलिजेंस को, हेरिडिटी, environment, both of the above, none of the above। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों ही ह्यूमन इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली the baby expresses smiling emotions when its face or cheeks are touched gently, it happens due to, जब भी हम बच्चे की चीक्स को टच करते हैं तो वो एक स्माइल जो है वो शो करता है। इट हैपन्स ये क्यों होगा, ऑप्शंस में है रिफ्लेक्स एक्शंस, इमोशनल रिएक्शंस, डिस्प्ले ऑफ गुड जेस्चर्स या फिर कंडीशनिंग। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्स एक्शंस। क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होंगे जिसपे बच्चे का कंट्रोल नहीं हो सकता। सो इसका आंसर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज,
The characteristics denoting socio-economic structure in the society, the level of family in the caste hierarchy of their community. Classification based on the demography of the population, the difference denoting the level of social respect. So social stratification क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द करेक्टरिस्टिक्स डिनोटिंग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले लोअर क्लास होगी, देन मिडिल क्लास, उसके बाद अपर क्लास। सो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाती है इनकम के बेस पे, उसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहेंगे। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज the meaning of personalized teaching is to teach children personality, to give tuitions individually, to teach children as per their abilities, none of the above. So इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टू टीच चिल्ड्रन एज पर देयर एबिलिटीज। उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग टीच करना इज अ पर्सनलाइज्ड टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सा एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता चाइल्ड की डेवलपमेंट को? हेरिडिटी, कल्चर, अचीवमेंट या फिर ग्रोथ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अचीवमेंट। हेरिडिटी भी इन्फ्लुएंस करती है चाइल्ड की डेवलपमेंट को, कल्चर और ग्रोथ भी करता है, बट अचीवमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती चाइल्ड की डेवलपमेंट को। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सो ये क्वेश्चन पहले भी करवा दिया है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a child with hearing impairment should be sent only to the school for the hearing impaired and not to the regular school. Will not benefit from academic education only and should be given vocational training instead. Can be very well in a school, regular school. It suitable facilitation and resources are provided. Next option is will never be able to perform on the par with the classmates on in the regular school. So इसका जो right answer है that is option number C, can do very well in the regular school it if, यहाँ पे if आएगा, if suitable facilitations and resources are provided। अगर रिसोर्सेज और फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाए तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं रेगुलर स्कूल में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है शुड बी सेंट ओनली ओनली टू द स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयरमेंट, सिर्फ उनको वही स्कूल में भेजना जहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको टीच किया जाता है, ना कि उनको रेगुलर स्कूल में भेजना। दूसरी ऑप्शन में है विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम द एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। उनको जो एकेडमिक स्कूल है उनमें ना भेजना और सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग देना, ये भी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। डी ऑप्शन में है विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन द पार विद द क्लासमेट्स ऑन अ रेगुलर स्कूल। सो वो रेगुलर स्कूल में जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड लर्नर। He gets aggressive and frustrated. He can feel understimulated and bored if the class activities are not challenging enough. He is highly temperamental. He engages ritualistic behavior like hand flapping and rocking, etc.
सो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ही कैन फील स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ. अगर इतनी ज्यादा एक्टिविटीज चैलेंजिंग नहीं होगी तो वो कभी कभी बोर भी फील कर सकता है क्लास में. नेक्स्ट इज a student in your class are exceptionally bright, you will teach them. उनको कैसे टीच किया जा सकता है exceptionally bright students को? Along with the class, along with the higher class, by using enriched programs, only when they want. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम्स. A problem child is pampering guardians, hereditary problems, IQ problems, physical problems. सो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज पैम्परिंग गार्डियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which from the following should be used to decrease the minor inappropriate behavior. अगर बच्चा जो है वो माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है तो एक टीचर होने के नाते आप लोग क्या कर सकते हो? प्रेज कर सकते हो, रिवॉर्ड कर सकते हो, स्ट्रिक्टनेस दिखा सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो. तो यस, इसका राइट आंसर है डी, इग्नोरेंस. माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में हम इग्नोर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज सर्टेन, प्रोबेबल, एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन. सो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोबेबल. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का, डिडक्टिव रीजनिंग का जो कंक्लूजन होगा वो प्रोबेबल होगा. मतलब सही है या गलत है वो हमें नहीं पता. एज वी नो इंडक्टिव रीजनिंग होती है एक और एक डिडक्टिव रीजनिंग होगी. इंडक्टिव में क्या होता है? एग्जाम्पल्स टू रूल्स. मतलब पहले हम एग्जाम्पल्स देंगे और फिर हम रूल्स को बताएंगे. डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा? पहले हम रूल्स को बताएंगे देन हम एग्जाम्पल्स देंगे. सो इसके रिलेटेड और भी डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या डिफरेंस है. इंडक्टिव की अगर बात करें तो यहाँ पे पहले ऑब्जर्वेशन होगी, फिर जनरलाइजेशन होगी और फिर हम थ्योरी पे आएंगे. डिडक्टिव में क्या होगा? पहले थ्योरी होगी, फिर प्रोडक्शंस होगी और फिर एक्सपेरिमेंट होगा. और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो प्रोबेबल हो सकता है, कभी सही भी हो सकता है और कभी गलत भी हो सकता है. नेक्स्ट इसके कुछ और भी चीजें हैं वो भी आप देख सकते हैं. इंडक्टिव रिसर्च जो है वो बॉटम टू अप अप्रोच रहेगा और डिडक्टिव में टॉप टू डाउन. देन डेवलप्स थ्योरी फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस. इसमें हम थ्योरीज को बनाएंगे ऑब्जर्वेशन से और इसमें हम टेस्ट करेंगे थ्रू ऑब्जर्वेशंस. इसमें एक्सप्लोरेटरी स्टडीज होगी, इसमें कंफर्मेटरी स्टडीज होगी. एक्सप्लोरेटरी स्टडीज में क्या होगा कि डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज एक्सप्लोरेटरी स्टडी. और डिडक्टिव में क्या होगा? यूज ऑफ कंफर्मेटरी स्टडीज. जो कंफर्म है वही चीज हम स्टडी करेंगे. इंडक्टिव जो है वो फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल है और टू फाइंड द न्यू फाइंडिंग्स. डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक है. देन रिलाइज ऑन मोर ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस. इंडक्टिव जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस पर डिपेंड करता है और डिडक्टिव जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर डिपेंड करता है. सो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा. नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. रोजियो advocated an educational method which consisted of removing the child from school burden, society या फिर past memory.
तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सोसाइटी। सो रोजियो की अगर बात करें तो ये एक साइकोलॉजिस्ट थे और इनको फादर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी कहा जाता है, जो कि है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नेक्स्ट इज अ प्रायोराइज नॉलेज इज अ नॉलेज दैट इज नॉन इंडिपेंडेंट ऑफ, जो इंडिपेंडेंट होगी, किस पे इंडिपेंडेंट होगी? एनालिसिस, एविडेंसेस, एक्सपीरियंस या फिर इंफॉर्मेशन। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टाइप की नॉलेज होगी, दैट इज प्रायोराई एंड पोस्टीरियराई। प्रायोराई में क्या होगा? फ्रॉम द फॉर्मर, पहले हमें पता होगा इसीलिए हम उस चीज को कर रहे हैं। पोस्टीरियराई मीन्स फ्रॉम द लेटर, बाद में हमें पता चलेगा और रिजल्ट जो है वो भी हमें बाद में मिलेंगे। प्रायोराइज में क्या होगा? नॉलेज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, हम अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं कर रहे, हमें वो नॉलेज जो है वो पहले से ही मिल रहा है, जैसे मैथ्स, लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड सो ऑन। जैसे मैथ्स का अगर एग्जांपल लें, 1+1=2, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो भी है एज इट इज है और हमें पता है 1+1=2। दूसरी तरफ अगर देखें तो पोस्टीरियर जो है उसमें नॉलेज दैट कम्स ओनली फ्रॉम द एक्सपीरियंस और द सेंसेस, जो भी नॉलेज है वो हमारे एक्सपीरियंस से आएगा, हमारे सेंसेस से आएगा, जो भी हम सेंस करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? साइंस, एक्सपेरिमेंटेशन, सेंसरी परसेप्शंस एंड सो ऑन। जो भी चीजें हम साइंस में करेंगे, एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट मिलेगा, उस नॉलेज को हम पोस्टीरियर नॉलेज कहेंगे। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है प्रायोराई में, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज, इसमें क्लियर होगा सब कुछ और डिस्टिंक्ट आइडियाज होंगे। सो आई होप आपको ये इन दोनों में डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा, और इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टीरियर नॉलेज इज अ नॉलेज दैट इज नोन बाय। पोस्टीरियर नॉलेज जो है वो कैसे हमें पता चलेगा? एनालिसिस से, एविडेंसेस से, एक्सपीरियंस से, इंफॉर्मेशन से। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, a child's mind does not contain memory, imagination, observation या फिर innate ideas। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, innate ideas। क्योंकि जॉन लॉक ने कहा था कि चाइल्ड का जो माइंड है वो टेबुला रासा की तरह होता है, मींस ब्लैंक स्लेट। सो इनमें कोई भी innate ideas जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते। Next is the application of ideas, knowledge and skills to achieve the desired result is called critical thinking, problem solving, deductive method या फिर reasoned argument। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब हम अपने आइडियाज या फिर नॉलेज और स्किल का यूज करके अपने एक डिजायर्ड रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग तब होगा जब हम राइट और रॉन्ग का पता लगाना हो। डिडक्टिव मेथड के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, और रीजनड आर्ग्यूमेंट मींस कोई रीजन दे रखा हो और उससे कंक्लूजन निकालना हो। नेक्स्ट इज according to the Robert Sternberg, the three different types of required intelligence for creativity are analytical, critical, practical, abstract, synthetic and analytical, synthetic, analytical and practical, analytical, observation and practical। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल। ये मैंने आपको पहले भी
2021 वाली वीडियो में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिसीविंग एक्सेप्टिंग पैराडिम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पैराडिम, रिसीविंग एक्सेप्टिंग बॉन्ड या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। क्योंकि स्टिमुलस है देन उसका रिस्पॉन्स आएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश द स्टिमुलस रिस्पॉन्स द बेटर अ पर्सन हैज लर्न द लेसन, स्टेबल, वीकर, स्ट्रॉन्गर, अनस्टेबल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्गर। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बॉन्ड होगी, एसआर बॉन्ड होगी, उतने ज्यादा अच्छे से जो पर्सन है वो लेसन को लर्न कर सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आने वाली वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।